इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस शीट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है एक स्टील की टेप 20 डिग्री सेल्सियस पर यथार्थतापूर्वक मापती है। यह लकड़ी की एक पत्ती की लंबाई 0 डिग्री सेल्सियस पर 25 सेंटीमीटर मापती हैं, तो वास्तविक लंबाई सी ऑप्शन लेस देन 25 सेंटीमीटर। एक स्टील की टेप 20 डिग्री सेल्सियस पर यथार्थपूर्वक मापती हैं। यह लकड़ी की एक पत्ती की लंबाई 0 डिग्री सेल्सियस पर 25 सेंटीमीटर मापती है। वास्तविक लंबाई लेस देन 25 सेंटीमीटर है। जब किसी वस्तु का तापमान परिवर्तित होता है तो निकाय के आकार, क्षेत्र और आयतन की परिवर्तित होने की प्रवृत्ति को उस वस्तु का तापीय प्रसार कहा जाता है। जब किसी का तापमान परिवर्तित होता है तो निकाय की लंबाई में परिवर्तन प्रवृत्ति को उस निकाय का रेखीय यह प्रसार कहा जाता है। जब किसी का तापमान परिवर्तित होता है तो निकाय के क्षेत्रफल में परिवर्तन की प्रवृत्ति को उस निकाय का क्षेत्रीय तापीय प्रसार कहा जाता है। जब किसी का तापमान परिवर्तित होता है तो निकाय के आयतन में परिवर्तन की प्रवृत्ति को उस निकाय का आयतन प्रसार कहा जाता है। कहता है गैस के समतापी प्रसार में कृत कार्य निर्भर है। सी ऑप्शन ताप व आयतन प्रसार दोनों पर। तो गैस के समतापी प्रसार में जो है कुल कृत कार्य ताप व आयतन प्रसार दोनों पर निर्भर है। समतापी प्रक्रम में निकाय का ताप जो है नियत होता है। ठीक है, अब देखिए कि यदि परिवर्तन में सूक्ष्म परिवर्तन किया जाए तो परिवर्तन में जो है गैस द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, PdV होता है। ठीक है, PW बराबर क्या होता है, PdV, DW बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें 113 नंबर देखिए कि किसी अंतरिक्ष प्रयोगशाला में जो पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी से 3r ऊंचाई पर अपनी कक्षा में घूम रही है। 1 सेकंड लोलक को रखा गया है जहां पृथ्वी की त्रिज्या है, उस लोलक का आवर्तकाल होगा 113 का ए है 8 सेकंड। तो किसी अंतरिक्ष प्रयोगशाला में जो पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी तल से 3r ऊंचाई पर अपनी कक्षा में घूम रही है, 1 सेकंड लोलक को रखा गया जाए तो 3r पृथ्वी की त्रिज्या है, इस लोलक का आवर्तकाल 8 सेकंड होगा। ठीक है, चूँकि एक सरल लोलक वह लोलक होता है जो हर 1 सेकंड बाद टिक करता है, यानी हर 1 सेकंड बाद जो मध्य स्थिति से गुजरता है। टी बराबर होता है 2 पाई रूट अंडर L बाई जी, यानी 2 सेकंड। अब देखिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, तो टी बराबर 2 पाई रूट अंडर L बाई जी। ठीक, यानी यहाँ पे ये हो जाएगा आपको H बराबर 3RE, H बराबर 3RE, तो GH बराबर क्या होगा, GM बाई 3RE प्लस RE का होल स्क्वायर, यानी कितना होगा 1/16 GE। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा T डैश बाई T बराबर 2 पाई रूट अंडर L बाई GH बाई 2 पाई रूट अंडर L बाई GE, यानी ये हो जाएगा रूट अंडर, यानी T डैश बाई 2 बराबर हो जाएगा GE बट्टा में GE बाई 16। ठीक, यानी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखिए कहता है कि अनुनाद के लिए आवश्यक है कि बाह्य आवर्तकाल की आवृत्ति उत्पन्न करने वाली वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति से सी ऑप्शन बराबर होनी चाहिए। अनुनाद के लिए आवश्यक है कि बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति कंपन करने वाली वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति से बराबर होनी चाहिए। अनुनाद के प्रकार होता है यांत्रिक अनुनाद, ध्वनि अनुनाद, ठीक है, विद्युत अनुनाद, ऑप्टिकल अनुनाद और कक्षीय अनुनाद। ठीक है, समान आवृत्ति तथा समान आयाम की दो तरंगें परस्पर विपरीत दिशाओं में आकर जो है तथा उनकी मिलती है तथा उनकी बीच कालांतर पाई है। यदि प्रत्येक तरंग का आयाम a हो तो परिणामी तरंग का आयाम होगा ए ऑप्शन 0 होगा। तो समान आवृत्ति तथा समान आयाम की दो तरंगों पर परस्पर विपरीत दिशाओं में आकर मिलती हैं तो उनके बीच
कालांतर पाई है। यदि प्रत्येक तरंग का आयाम a है तो परिणामी तरंग का मान क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट है कि एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन का गमन पथ होगा बी ऑप्शन, क्या होगा, परवलयाकार होगा। तो जब देखिए एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के अभिलंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का गमन जो है पथ परवलयाकार होगा। कहता सही कथन चुनिए। तो 117 का यदि आप देखें तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। तो देखिए लाल प्रकाश की अपेक्षा नीले प्रकाश का संवेग अधिक होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे यहाँ पे तरंगदैर्घ्य की यदि बात करें तो संवेग, तरंगदैर्घ्य, ऊर्जा, आवृत्ति। देखिए यहाँ पे तरंगदैर्घ्य जो है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे क्या होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, वहीं ऊर्जा क्या होता है, कम होता है। आवृत्ति क्या होता है, कम होता है। संवेग क्या होता है, कम होता है। ठीक है, लाल प्रकाश की अपेक्षा नीले प्रकाश का संवेग अधिक होता है, ये कथन सही है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है अधिक होता है, आवृत्ति जो है लाल कम होता है। ठीक है, उसके बाद आवृत्ति कम होता है, ऊर्जा जो है ये भी कम होता है, आवृत्ति कम होता है। ठीक है, ऊर्जा कम होता है और संवेग भी क्या होता है, कम होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो है बैंगनी रंग का होता है, जिसके कारण बैंगनी रंग का संवेग अधिक होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है, इसका संवेग कम होता है। अल्फा तथा बीटा कणों के मार्ग के लंबवत एक चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है। क्षेत्र में दोनों प्रकार की किरणों के मार्ग की वक्रता 118 का सी और समान विपरीत दिशा में। तो अल्फा तथा बीटा कणों के मार्ग के लंबवत एक चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है। ठीक है, लगाया गया है। क्षेत्र में दोनों प्रकाश की किरणों के मार्ग की वक्रता और समान विपरीत दिशा में। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का सीधा अनुपात जो आवेशित कण के संवेग से है। ठीक, जब एक गतिमान आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो आवेशित कण द्वारा अनुगमित पथ वृत्ताकार होता है यदि चुंबकीय क्षेत्र कण के वेग के लंबवत होता है। कण द्वारा अनुमानित पथ की त्रिज्या जितनी अधिक वक्रता उतनी ही कम होगी और त्रिज्या जितनी अधिक होगी उसकी देखिए उतनी ही अधिक वक्रता होगी। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण अनुगमित पथ की त्रिज्या निम्न द्वारा की जाती। तो देखिए यहाँ पे r बराबर होता है एम वी बट्टा में बी क्यू, जहाँ r के यहाँ त्रिज्या है, m द्रव्यमान है, v वेग है, b जो है चुंबकीय क्षेत्र की दृढ़ता है, q जो है कण का आवेश। बीटा कणों की उत्पत्ति होती है, बी ऑप्शन। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन के छेद। तो बीटा कणों की उत्पत्ति न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन के छेद से होती है। बीटा कण परमाणु नाभिक के रेडियोधर्मी छेद से उत्सर्जित एक उच्च गति उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन है। न्यूट्रॉन की अधिकता वाला एक अस्थिर परमाणु नाभिक बीटा जो क्षय के दौरान इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है और स्थिर परमाणु नाभिक में प्रोटॉन की अधिकता तो बीटा क्षय के दौरान एक पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होता है। बीटा कण का कोई द्रव्यमान नहीं होता और इसका आवेश -1 होता है। बीटा कण की भेदन क्षमता अल्फा कणों से अधिक होती है। अल्फा बीटा गामा कणों के बीच का वेग देखें तो गामा ग्रेटर होता है बीटा ग्रेटर अल्फा। परमाणु कक्षक हैं, बी ऑप्शन। तो क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे अधिक है परमाणु कक्षक हैं। ठीक है, तो परमाणु कक्षक परमाणु सिद्धांत और क्वांटम यांत्रिक में एक गणितीय शब्द है और जो एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति और तरंग जैसे व्यवहार का वर्णन करता है। परमाणु कक्षक का नाम आमतौर पर मुख्य क्वांटम संख्या और जो एजीमुथल क्वांटम संख्या के संयोजन के रूप में व्यक्त किया गया है। 4 परमाणु संख्या SPDF है, 4 परमाणु कक्षाएं SPDF है। नोडल बिंदु वह बिंदु है जिस पर इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना 0 होती है। ठीक है, नोड्स 2 प्रकार के होते हैं। रेडियल नोड्स नाभिक से दूरी की गणना करता है। कोणीय नोड्स तो दिशा निर्धारित
करता है, ठीक है। और रेडियल नोड्स की संख्या होता है n-1 कोणीय नोड्स की संख्या l होता है और नोड्स की कुल लंबाई n-1 होता है। फिर कहता है कांच को नींबू सा पीला रंग प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होने वाला पदार्थ, सी ऑप्शन कैडमियम सल्फाइड। कांच को नींबू सा पीला रंग प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कैडमियम सल्फाइड है। कांच को हरा बनाने के लिए सोडियम क्रोमेट का उपयोग किया जाता है। कांच को नारंगी लाल बनाने के लिए सेलेनियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। कांच को रूबी लाल बनाने के लिए सिल्वर क्लोराइड या कैल्शियम बैंगनी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कांच का सामान्य सूत्र होता है Na2OCaO6SiO2। फिर है कांच जो है अति जो शीतित द्रव है। देखिए कहता है कि ओजोन काले लेड सल्फाइड को सफ़ेद यौगिक X में ऑक्सीकृत करती हैं और ऑक्सीजन मुक्त होती हैं। यौगिक X हैं तो ए ऑप्शन PbSO4। तो देखिए ओजोन काले लेड सल्फाइड को सफ़ेद यौगिक X में ऑक्सीकृत करती हैं और ऑक्सीजन मुक्त करती हैं। यौगिक PbSO4 है। PbS+4O3 ये बनाता है PbSO4+4O2। ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप है। फिर है ओजोन की सांद्रता समताप मंडल में अधिक होती है। ओजोन O3 में पराबैंगनी किरणों को जो है अवशोषित करने की क्षमता पाई जाती। कहता कि निम्नलिखित संकर आयनों में से कौन सा आयन जो है दृश्य प्रकाश अवशोषित नहीं करता, ए ऑप्शन NiCN4 तो संकर आयनों में से दृश्य प्रकाश अवशोषित नहीं करता। केवल वह संक्रमण धातु परिसर दृश्य जो है प्रकाश को अवशोषित करता है जिसमें डी उपकोष अधूरा है और कम ऊर्जा कक्षक से ऊर्जा जो है ऊर्जा कक्षक एक इलेक्ट्रॉन को उत्तेजना संभव है। अब देखिए Ni2- का विद्युत विन्यास Ar3D10 है, ठीक है। Ni2- में इलेक्ट्रॉन उत्तेजन संभव नहीं है, अतः यह दृश्य प्रकाश को अवशोषित नहीं करेगा। नेक्स्ट कहता है कि ड्यूरेलुमीन मिश्र धातु का बहुत हल्का और प्रबल होने का कारण वायुयान और जहाज बनाने में उपयोग होता है। इसके दो मुख्य घटक क्या हैं? 124 का ए एल्युमिनियम कॉपर, ठीक है। तो यह है एल्युमिनियम और कॉपर। अब देखिए कि ड्यूरेलुमीन मिश्र धातु का बहुत हल्का और प्रबल होने के कारण वायुयान और जहाज बनाने में उपयोगी होता है, ठीक है। इसके दो मुख्य घटक एल्युमिनियम और कॉपर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि प्रोकैरियोट्स और तथा यूकैरियोट्स में मुख्य अंतर, बी ऑप्शन केंद्रक कला अनुपस्थित। तो प्रोकैरियोट्स तथा यूकैरियोट में मुख्य अंतर है केंद्रक कला अनुपस्थित। प्रोकैरियोट की विशेषता तो कोशिका भित्ति उपस्थित होती है प्रोकैरियोट में। सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है। क्रोमोसोम DNA के बने छल्ले के रूप में होता है। साइक्लोस्केलेटन अनुपस्थित होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होता है। जबकि यूकैरियोटिक की विशेषता है कि जंतुओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित और पौधों में उपस्थित होती हैं, ठीक। फिर है कि सेंट्रियोल जंतुओं में उपस्थित व पौधों में अनुपस्थित। प्रोटीन युक्त DNA के बने कई क्रोमोसोम होते हैं। साइक्लोस्केलेटन उपस्थित होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होता है। नेक्स्ट है कि जल अपघटीय एंजाइम्स पाए जाते हैं तो लयनकाय या लाइसोसोम में। तो जल अपघटित एंजाइम लयनकाय या लाइसोसोम में पाए जाते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में वे एंजाइम होते हैं जो पेप्टाइड एस्टर ग्लाइकोसिटिक ईथर कार्बन बॉन्ड कार्बन हैलाइड बॉन्ड और PN बॉन्ड जैसे जो है विभिन्न बॉन्ड के हाइड्रोलिसिस को उत्प्रेरित करते हैं। फिर लाइपेज यह वसा के जल अपघटन को उत्प्रेरित करता है। एमाइलेज यह स्टार्च के जल अपघटन को शर्करा ट्राइसेकेराइड डाइसेकेराइड आदि में उत्प्रेरित करता है। प्रोटीन यह प्रोटीन के टूटने को छोटे पेप्टाइड एकल एमिनो अम्ल में उत्प्रेरित करता है। फास्फेट यह सबस्ट्रेट से
सफ़ेद की यह जो है सबस्ट्रेस को फास्फेट की मात्रा को हटाने के लिए उत्प्रेरित करता है। नेक्स्ट है कि समस्त जीवों के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण मूलतः करती हैं सी क्लोरोफिल युक्त पादप कोशिकाएं। तो समस्त जीवों के लिए कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण मूलतः क्लोरोफिल युक्त पादप कोशिकाएं करती हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिकों का एक समूह है जो जीवित ऊतकों और खाद्य पदार्थों में स्टार्च, सेलुलोज और शर्करा के रूप में होता है। फिर है राइबोजाइम है, तो बी ऑप्शन, यानी वीकर की भांति कार्य करने वाला आरएनए। तो राइबोजाइम वीकर की भांति कार्य करने वाला आरएनए है। एक राइबोजाइम एक जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड एंजाइम है, तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। राइबोजाइम जो है राइबोसोम में पाए जाते हैं, जहां वे प्रोटीन श्रृंखला बनाने के लिए एमिनो अम्ल को एक साथ मिलाते हैं। राइबोजाइम महत्वपूर्ण जो है प्रक्रियाओं जैसे आरएनए, ठीक है, स्प्लिसिंग, ट्रांसफर आरएनए, बायोलिसिंथेसिस और वायरस प्रकृति में भी भूमिका निभाते हैं। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और जो है यूरेसिल शामिल है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्या अभिप्राय है? ए ऑप्शन, डीएनए के नमूने के प्रोफाइलों के आणविक विश्लेषण। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का अभिप्राय डीएनए के नमूनों के फाइलों के आणविक विश्लेषण करना है। डॉक्टर एलेक जेफरी ने 1984 में डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का विकास किया है। इस तकनीक का विकास इस आशा से किया था कि यह वंशागत रोगों के लिए चिन्हक प्रदान करेगा। डीएनए के नमूनों और प्रोफाइलों के विश्लेषण को डीएनए प्रीफाइलिंग या फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। सत्य फल परिवर्तित होता है, सी ऑप्शन। तो बालोस्टा में सत्य फल जो है बालोस्टा में से परिवर्तित होता है। सत्य फल अंडाशय से विकसित होता है। निषेचित होने के बाद विकसित परिपक्व या पकने वाला अंडाशय फल होता है। कहता कि फूल पौधे का प्रजनन हिस्सा है। फूल में बाह्य दलपुंज, पुमंग और जयांग पाए जाते हैं। पुमंग एक जो है नर लैंगिक अंग है और जयांग एक मादा लैंगिक अंग है। फल भीति सत्य फल की बाहरी खाद्य परत है। सत्य फल को यूकार्प के नाम से भी जाना जाता है। सत्य फलों में बीज होते हैं। सत्य फल का उदाहरण है आम, कीवी, प्लम, नाशपाती, तरबूज, संतरा, अंगूर आदि। और सत्य फल जो है अंडाशय से विकसित नहीं होते हैं। असत्य फल को आभासी अंडक, ठीक है, गौण फल और अनिषेक फल के रूप में जाना जाता है। और सत्य फल बीज रहित होते हैं। असत्य फल के उदाहरण स्ट्रॉबेरी, सहतूत, जैकफल, लौकी, ककड़ी आदि। कहता है कि जल रंध्र पाए जाते हैं, सी ऑप्शन, पत्ती के शीर्ष व किनारों पर। जल रंध्र पत्ती के शीर्ष व किनारों पर पाए जाते हैं। जल रंध्र जो आवृत बीजी पौधों में पत्तियों के किनारों पर पाए जाने वाले छिद्र होते हैं। कहता है वे गुटेशन नामक प्रक्रिया के जो है माध्यम से पत्ती के किनारों से आंतरिक पानी बाहर निकालते हैं। जल रंध्र जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं, जिसमें कई अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं जो पानी से भरे होते हैं। फिर है कि रंध्र द्वारा वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों का आदान प्रदान होता है। रंध्र पत्तियों तथा हरे तने में पाए जाते हैं। मानव के वृक्कों में निस्यंदन दाब होती हैं, सी 10 से 15 mmHg। तो मानव में वृक्कों में निस्यंदन दाब 10 से 15 mmHg होती हैं। निस्यंदन दाब जो कोशिका त्वक निस्यंदन का कारण बनता है। यह 3 दाब जो है द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक तो है केशिका जल स्थितिक दाब, दूसरा है कोलाइड प्रसरण दाब और तीसरा है जो संपुटी जल स्थितिक दाब। नेक्स्ट है कि सिलियरी पेशियां का कार्य, बी ऑप्शन, नेत्रों के फोकस को बदलना। सिलियरी पेशियों का कार्य नेत्रों के फोकस को बदलना है। सिलियरी मांसपेशी चिकनी मांसपेशी फाइबर होती हैं। जब सिलियरी मांसपेशी
आराम करती हैं तो लेंस सपाट हो जाता है और जब वे अनुबंध करते हैं तो लेंस मोटा हो जाता है। आँखों के लेंस की वक्रता में परिवर्तन जो आँखों की फोकल लंबाई को बदलता है। रेटिना जो है प्रकाशीय नसों के माध्यम से मस्तिष्क में जो प्रेरित होने वाले संकेत उत्पन्न करती हैं। पुतली आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आइरिस पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। नेत्रोद कॉर्निया और आँखों के लेंस के बीच मौजूद पारदर्शी पानी जैसा तरल पदार्थ या सिलियरी मांसपेशियों में से स्रावित होते हैं। कहता है कोशिकाओं की आवश्यकता अनुसार उपस्थित जीनों द्वारा प्रोटीन संश्लेषण हेतु प्राधिकरण और समापन या विराम की क्रियाविधि कहलाती हैं। ए ऑप्शन जीन नियमन। तो कोशिका की आवश्यकता अनुसार उपस्थित सक्रिय जीनों द्वारा प्रोटीन संश्लेषण का प्रारंभिकरण एवं समापन बंद या विराम होने की क्रियाविधि जीन नियमन कहलाती हैं। कोशिका में हजारों जीन होते हैं। इसमें सक्रिय जीन प्रोटीन निर्माण में सहायक है। नियामक जीन समूहों के कार्यों को जो है नियंत्रित करते हैं। नियामक जीन ही निश्चित करते हैं कि संरचनात्मक जीन्स या उनके समूह किसी स्थान एवं समस्त पर जो है अनुलेखन mRNA के निर्माण के लिए सक्रिय होगा या नहीं। नियामक जीन यह कार्य एक रासायनिक पदार्थ के संश्लेषण द्वारा करते हैं जिसे निरोधक या संदेशनवर्धक कहते हैं। फिर है कि फुफ्फुस धमनी के भीतर रुधिर दाब होता है। बी ऑप्शन फुफ्फुस शिरा के भीतर जितना होता है उससे अधिक। तो फुफ्फुस धमनी के भीतर रुधिर दाब फुफ्फुस शिरा की अपेक्षा अधिक होता है। फुफ्फुसीय धमनी की दीवारें अत्यधिक मोटी, पेशियों व लचीली तथा गुहा संकरी होती हैं, अतः इनमें रुधिर अत्यधिक दाब व झटके के साथ आगे की ओर बढ़ता है। फुफ्फुसीय शिरा की दीवार महीन एवं लोचदार तथा गुहा चौड़ी होती है, अतः इनमें रुधिर के बहने की दिशा की गति धीमी व एक सी रहती। नेक्स्ट है कि किसी परिपथ से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। सी ऑप्शन। तो इलेक्ट्रॉनिक धारा। किसी परिपथ से इलेक्ट्रॉनिक धारा प्रवाहित होती है। गति में आवेश विद्युत धारा उत्पन्न करती है। आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसे मात्रक कूलम पर सेकेंड या एम्पियर होता है। एक ठीक है 1 एम्पियर है 3 × 10⁹ स्टेम्पियर। फिर है कि नैनो मटेरियल वे सामग्रियाँ हैं जिनका कम से कम एक आयाम कितने से कम मापा जाता है। तो सी ऑप्शन 100 nm। तो एक नैनो मटेरियल वे सामग्री हैं जिनका कम से कम एक आयाम जो है 100 nm में मापा जाता है। नैनो तकनीक का उपयोग विनिर्माण में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी, चिकित्सा में और पर्यावरण ऊर्जा भंडारण। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम किस पर आधारित है। सी ऑप्शन केपलर का तीसरा नियम। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम केपलर के तीसरे नियम पर आधारित है। ब्रह्मांड में प्रत्येक कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल जो द्रव्यमान के कारण लगता है गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु के द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। F समानुपाती m1 m2 यानी F समानुपाती 1/r²। ठीक है, यानी F समानुपाती m1 m2/r² यानी F बराबर g m1 m2 बट्टा में r²। केपलर के गति संबंधी दूसरा नियम है कि क्षेत्रफल का नियम। किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रह की जो है क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। हवा में रखे और पानी में समान दूरी पर रखे दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात क्या है। सी ऑप्शन 1:1। तो हवा में रखे गए और पानी में समान दूरी पर रखे गए दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात 1:1 है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण बल के गुण या सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है, पिंडों के मध्य उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। यह पिंडों के आकार के एक समान द्रव्यमान वितरण के लिए लागू होता है। यह क्रिया प्रतिक्रिया युग में होता है। यह
केंद्रीय तथा संरक्षी बल है। नेक्स्ट कहता है एक अंतरिक्ष यान से गिराई गई एक गेंद 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है, गेंद का क्या होगा? सी ऑप्शन। तो यह अंतरिक्ष यान की मूल कक्षा के साथ समान गति से चलता रहेगा। तो एक अंतरिक्ष यान से गिराई गई एक गेंद 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है, यह गेंद अंतरिक्ष यान की मूल कक्षा के साथ समान गति से चलता रहेगा। गेंद पर कोई बाह्य बल आघूर्ण नहीं लग रहा है, जिसके कारण गेंद अंतरिक्ष यान की मूल कक्षा के साथ समान कोणीय वेग के साथ चली। फिर देखिए कहता है कि पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी किसी वस्तु का कक्षीय वेग होता है रूट अंडर स्मॉल जी कैपिटल आर, अर्थात 7.98 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। कहता है हेबर प्रक्रिया में उत्प्रेरक की पहचान करें। ए ऑप्शन। तो बारीक विभाजित मोलिब्डेनम। तो देखिए हेबर प्रक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक बारीक विभाजित मोलिब्डेनम है। हेबर विधि द्वारा अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है। हेबर विधि में शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 में होता है। ठीक है। अमोनिया का उपयोग जो है कृत्रिम रेशम बनाने में, वर्षा तथा कोल्ड स्टोरेज में, प्रशीतक के रूप में, यूरिया के उत्पादन में। संपर्क प्रक्रिया में उत्प्रेरक की पहचान। ई ऑप्शन। तो देखिए संपर्क प्रक्रिया में उत्प्रेरक वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। संपर्क प्रक्रिया जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्लों के उत्पादन की एक जो है वर्तमान विधि है जो वर्तमान उपयोग के लिए आवश्यक है। संपर्क प्रक्रिया को 3 चरणों में जो है विभाजित किया गया है। सल्फर डाइऑक्साइड की तैयारी और शुद्धिकरण, उत्प्रेरक ऑक्सीकरण तथा द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड में रूपांतरण, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है। धातुओं में ज्ञात तत्वों का खाली स्थान प्रतिशत होता है। ए 78। तो धातुओं में ज्ञात तत्वों का 78% हिस्सा होता है। आवर्त सारणी में 118 में से 91 ज्ञात तत्व धातु हैं। ठीक है। 118 में से 91 तत्व धातु हैं। धातुओं को विद्युत धन तत्व कहा जाता है। कुल गैस तत्वों की संख्या 11 है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 उपधातु। यदि कार्बन श्रृंखला अत्यधिक शाखित है तो संबंधित डिटर्जेंट कैसा होगा? 144 का बी कठोर और गैर बायोडिग्रेडेबल। तो देखिए यदि कार्बन श्रृंखला अत्यधिक जो है शाखाबद्ध है तो संबंधित डिटर्जेंट कठोर और गैर बायोडिग्रेडेबल होगा। बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट सीधे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला डिटर्जेंट होते हैं। बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट बैक्टीरिया द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं। सोडियम एल्काइल बेंजीन का सल्फोनेट। गैर बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट शासित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले डिटर्जेंट होते हैं, जिससे सेंटिल मिथाइल अमोनिया अमोन। फिर देखिए संक्रियण ऊर्जा की इकाई क्या है? ये ऑप्शन। तो देखिए संक्रियण ऊर्जा की इकाई जूल पर मोल है। संक्रियण ऊर्जा प्रति क्रियाशील अणु द्वारा उत्पादन में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा है। संक्रियण ऊर्जा शब्द का प्रयोग पहली बार जो है वर्ष 1889 में स्वयंते आर्हेनियस नामक जो स्वीडिश वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। रासायनिक संक्रियण ऊर्जा 2 कारकों पर निर्भर करता है। एक अभिकारकों की प्रकृति और दूसरा उत्प्रेरक का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है कि कोशिका के किस भाग में पानी जैसे पदार्थ घुले हुए निलंबित अणुओं वाले होते हैं? 146 का ए यानी प्रोटोप्लाज्म। तो कोशिका का प्रोटोप्लाज्म पानी के समान एक तरल पदार्थ, इसमें सभी अणु निलंबित होते हैं। साइटोप्लाज्म में कोशिका की झिल्ली के अंदर सभी कण होते हैं। साइटोप्लाज्म का एक हिस्सा है जिसमें कोशिका केंद्रक को छोड़कर सभी अंगक होते हैं। मैट्रिक्स एक तरल पदार्थ है जो विशिष्ट संरचना के प्रकार के आधार पर विभिन्न प्रकारों में मौजूद होता है, जिसे स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स कहते हैं। फिर है कि प्रोटोप्लाज्म छोटे अणुओं जैसे आयन, मोनोसेकेराइड, अमीनो अम्ल और जो है माइक्रोमोलेक्यूलम
मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड आदि का मिश्रण है। फिर है कि प्रोटोप्लाज्म शब्द पुरकिंजे ने दिया था। कहता कौन से वर्ग अपनी असमानता के बढ़ते क्रम में है? 147 का सी, किंगडम, जीनस, प्रजातियां। तो देखिए विभिन्न वर्गों के बीच समानता के बढ़ते क्रम में है किंगडम, फाइलम, वर्ग, ठीक है, ऑर्डर, परिवार, जीनस और प्रजातियां, ठीक है। तो उपरोक्त क्रम के साथ समानताएं बढ़ती हैं और उपयुक्त क्रम के साथ समानताओं में मतभेद कम होते हैं। प्राणी वर्गीकरण में सबसे बड़ा भाग संघ है, सबसे छोटा भाग प्रजाति। कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को जो है दो जगतों, पादप जगत और जंतु जगत में विभाजित किया है। ऑर्थोपोडा जो है जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। वही टेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम वर्गीकरण में प्रोटोजोआ समूह शामिल नहीं है। कदा खनिज, कौन सा खनिज गुर्दे की पथरी के निर्माण में शामिल नहीं है? डी ऑप्शन। तो देखिए गुर्दे की पथरी के निर्माण में, गुर्दे की पथरी में ज़्यादातर कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम फास्फेट या कैल्शियम मेलेट से बने होते हैं। गुर्दे की पथरी का प्रकार तो व्हाइट स्टोन, कैल्शियम स्टोन, सिस्टनी स्टोन और यूरिक स्टोन होता है। कहता है कौन सा मानव परिसंचरण तंत्र में शामिल है? डी ऑप्शन। तो देखिए हृदय, रक्त वाहिकाएं और रक्त मानव परिसंचरण तंत्र में शामिल है। मानव परिसंचरण तंत्र में शामिल अंग है हृदय, रक्त वाहिकाएं, रक्त कोशिकाएं, लसिका तंत्र। रक्त संयोजी ऊतक है। रक्त का जो पंपिंग पूरे शरीर में हृदय के माध्यम से होता है। रक्त के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा और रक्त कणिका। नेक्स्ट है, कहता है किस रक्त समूह में सतह प्रतिजन नहीं होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो ओ रक्त समूह में सतह प्रतिजन नहीं होता है। जैसे रुधिर वर्ग ए में प्रतिजन ए होता है और प्रतिरक्षी एंटी बी होता है। बी में प्रतिजन बी होता है और प्रतिरक्षी एंटी ए होता है। ए बी में प्रतिजन ए तथा बी होता है और प्रतिरक्षी जो है कोई नहीं होता है। ओ में प्रतिजन कोई नहीं होता है और प्रतिरक्षी ए और बी होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।